हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एम्प्लॉयज़ फीडबैक और रिवार्ड के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि रिवार्ड स्ट्रेटजी क्या होती है। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे फ्रेंड्स रिवार्ड स्ट्रेटजी के बारे में। तो इन्होंने मतलब बुक में जो रेफरेंस लिया हुआ है रिवार्ड स्ट्रेटजी के बारे में वो लिया हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिस, जो थी एक मतलब ये राइटर हैं बुक के, जिन्होंने रिवार्ड मैनेजमेंट नाम की बुक लिखी हुई है। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग और मुरलिस ने रिवार्ड मैनेजमेंट नाम की एक बुक लिखी हुई है और उसमें उन्होंने रिवार्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात की हुई है कि रिवार्ड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन एज एन एलिमेंट इन रिवार्ड स्ट्रेटजी। तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग और मुरलिस थे उन्होंने रिवार्ड स्ट्रेटजी में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर डायरेक्शन को इशारा किया हुआ, मतलब उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है रिवार्ड स्ट्रेटजी में। ये बात किसने कही है? आर्मस्ट्रॉन्ग और मुरलिस ने। ओके, रिवार्ड स्ट्रेटजी डिटरमाइन द डायरेक्शन इन व्हिच रिवार्ड मैनेजमेंट इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट शुड गो टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटजी। ओके, तो रिवार्ड स्ट्रेटजी जो है वो ये डिटरमाइन करती है, ये मतलब बताती है हमको कि किस डायरेक्शन में जो है रिवार्ड मैनेजमेंट में इनोवेशन और डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, ताकि जो रिवार्ड मैनेजमेंट है या जो रिवार्ड हम दे रहे हैं वो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के रिवार्ड स्ट्रेटजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किस डायरेक्शन में हमें रिवार्ड मैनेजमेंट में इनोवेशन और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ये पता करना होता है। हाउ दे शुड बी इंटीग्रेटेड। ओके, और जो रिवार्ड मैनेजमेंट के इनोवेशंस और डेवलपमेंट हैं उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। द प्रायोरिटी दैट शुड बी गिवन टू इनिशिएटिव एंड द पेस एट विच इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। साथ ही साथ में जो इनिशिएटिव हैं उनको कितनी प्रायोरिटी देनी है और किस पेस से जो है मतलब जो रिवार्ड मैनेजमेंट है उनके जो डेवलपमेंट्स होते हैं या इनोवेशन होती है उसको किस स्पीड से या किस गति से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फिर आता है फ्रेंड्स आपका पर्पज ऑफ रिवार्ड प्राइमरी रिवार्ड प्रोग्राम। जो रिवार्ड प्रोग्राम है फ्रेंड्स उसका पर्पज क्या होना चाहिए? किसी भी एम्प्लॉय को आप जो है इनाम देना चाहते हैं तो उसका पर्पज क्या होना चाहिए? द पर्पज स्टेटमेंट कैन बी डेवलप्ड बाई आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पर्पज जानना है प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम का तो आप 3 प्रश्नों के जवाब देंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि रिवार्ड प्रोग्राम का पर्पज क्या होता है। पहला, व्हाई डज ईच प्रोग्राम एग्जिस्ट। रिवार्ड का जो प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, क्यों है रिवार्ड का प्रोग्राम। वाई इट इज़ मीनिंगफुल टू योर एम्प्लॉई, और जो आपके एम्प्लॉय के लिए जो आपका रिवार्ड प्रोग्राम है वो मीनिंगफुल क्यों है। हाउ डज इट गिव ऑर्गेनाइजेशन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, और इसका क्या फ़ायदा होगा, कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम कोई रिवार्ड प्रोग्राम करेंगे तो उसका कम्पिटिटिव एडवांटेज या कंपटीशन में क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। तो जो रिवार्ड प्रोग्राम होता है उसका पर्पज़ क्या है फ्रेंड्स, कोई भी प्रोग्राम किस लिए है, उसका में क्या ये एम्प्लॉय के लिए जो है मीनिंगफुल है या नहीं है। दूसरा, क्या इससे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट मिलने वाला है, कम्पिटिटिव बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। अगर इन 3 क्वेश्चंस के अगर आप आंसर करेंगे तो आपको पर्पज पता चल जाएगा रिवार्ड प्रोग्राम का। ओके, अब आता है फ्रेंड डेवलपिंग अ रिवार्ड स्ट्रेटजी। आपको रिवार्ड स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। While developing reward strategy, total rewards component have 2 critical identifying characteristics। अगर आपको रिवार्ड स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो जो टोटल रिवार्ड कंपोनेंट है, टोटल रिवार्ड के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है फ्रेंड, जो टोटल रिवार्ड है उसके 2 कंपोनेंट हैं, उस मतलब उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। एक तो होता है फ्रेंड्स प्रोग्राम और दूसरा होता है वैल्यू। ओके, ये होता है टोटल रिवार्ड प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, कौन? प्रोग्राम, और साथ ही साथ वैल्यू भी जो है टोटल रिवार्ड प्रोग्राम का एक पार्ट मानी जाती है। तो प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें, द कंपोनेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट द कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेज। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको रिवार्डिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो एक प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब एक प्रोग्राम आप डिजाइन करेंगे और उसी के तहत जो है रिवार्ड बांटेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। द कंपोनेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, एक विशेष प्रोग्राम होना चाहिए दैट कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेज, और जिसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी और उससे मैनेज करेगी, यानी एक प्रोग्राम होगा जिसके तहत जो है हम रिवार्ड बांटेंगे लोगों को। दूसरा, वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू होने का मतलब है कि जो है द कंपोनेंट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू इन द आइज ऑफ एम्प्लॉय। जब भी आप जब रिवार्ड देंगे तो उसकी जो एम्प्लॉय हैं उनकी आंखों में उसके लिए वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई
बोगस सा प्रोग्राम आप बनाएं और जो है जो रिवार्ड भी दें वो भी बेकार सा हो, तो ये बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, तो रिवार्ड स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए ध्यान रखेंगे जो टोटल रिवार्ड्स के कंपोनेंट हैं वो दो हैं। कौन कौन से? एक प्रोग्राम और दूसरा वैल्यू। पहला एक प्रोग्राम आपको बनाना पड़ता है, स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसमें कंपनी पैसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर आप किसी को रिवार्ड देंगे तो आपको बदले में उसको पैसे देने पड़ते हैं या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपको अवार्ड करना पड़ेगा उसको। ओके, और दूसरा वैल्यू होनी चाहिए, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है ओके उसकी वैल्यू होनी चाहिए, एम्प्लॉय उसको वैल्यू दें कि हाँ जो रिवार्ड हमको मिल रहा है वो बेनिफिशियल है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड। देखिए रिवार्ड स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमने क्या जाना कि एक राइटर हैं आर्मस्ट्रांग और मोरलिस, इन्होंने कहा है कि रिवार्ड स्ट्रेटजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायरेक्शन। किस दिशा में हमें रिवार्ड में इनोवेशन और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, रिवार्ड मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में हमें इनोवेशन और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ये रिवार्ड स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब रिवार्ड स्ट्रेटजी आपको बनानी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें इनोवेशन और डेवलपमेंट करना है, ताकि अब ऐसी डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे, इनोवेशन करेंगे, जिससे कि जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट मिले, इसको आप अपने बिजनेस गोल के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ और किस इनिशिएटिव को कितनी प्रायोरिटी देनी, ये सारी बातें भी हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जो प्राइमरी रिवार्ड प्रोग्राम है फ्रेंड्स, उसका पर्पज क्या होता है, तो इसका आंसर देने के लिए आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे कि कोई भी प्रोग्राम क्यों होता है, मतलब वाई डज ईच प्रोग्राम एग्जिस्ट। जो आपने रिवार्ड का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक प्रोग्राम आपने बनाया कि हर महीने एक एम्प्लॉय को हम जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुनेंगे, तो ये प्रोग्राम किस लिए है, हमारा पर्पज क्या है, तो हमारा पर्पज यही है कि किसी एक एम्प्लॉय को हम उठाएंगे और उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ डिक्लेयर कर देंगे, ताकि वो जो है मोटिवेट हो जाए और उसके साथ में सारे और लोग भी जो एम्प्लॉय हैं वो भी मोटिवेट हो जाएं। व्हाई इट इज़ मीनिंगफुल टू योर एम्प्लॉय। उसके बाद में आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कॉन्सेप्ट तो बना दिया, पर क्या ये मीनिंगफुल है आपके एम्प्लॉय के लिए, मतलब ये मीनिंगफुल है तो क्यों मीनिंगफुल है। ओके, उसके बाद में अगर जो है आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए उससे कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपकी कंपटीटिव एडवांटेज है, क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है, अगर ये सारी बातें हो रही तो वही उसका रिवार्ड प्रोग्राम का पर्पज हो गया है। ओके, अब आपको रिवार्ड स्ट्रेटजी अगर डेवलप करनी है तो ध्यान रखिएगा कि डेवलपिंग रिवार्ड स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए जो टोटल रिवार्ड होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। एक तो प्रोग्राम होता है, कोई एक प्रोग्राम होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपने एक प्रोग्राम बना दिया। दूसरा उसकी वैल्यू होती है जो मतलब स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो प्रोग्राम है उसकी आपके एम्प्लॉय के नज़र में या एम्प्लॉय के लिए उसका मायने रहना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। आप ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, परफॉर्मेंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसे करके जो आप दे रहे हैं अवार्ड, वो चीज़ वैल्यूफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय उसको बिल्कुल भी बेनिफिशियल ना मान करके चलें। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे डिजाइन ऑफ टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं 3 जो है केस स्टडीज पढ़ेंगे, मतलब हम गूगल की फिलॉसफी देखेंगे, उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फिलॉसफी देखेंगे, फिर ताज होटल की फिलॉसफी देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया है इट इज़ हेल्पफुल। ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया है इट इज़ हेल्पफुल, इसको आप बस केवल एक नज़र में देख लीजिए कि मतलब गूगल क्या सोचता है अपने रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में। द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल रिवार्ड फिलॉसफी ऑफ द गूगल। तो गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपनी रिवार्ड स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचता है, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए गूगल कहता है कि आवर एम्प्लॉयज़ हु हैव नेम देमसेल्फ गूगलर्स आर एवरीथिंग। तो गूगल ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉइयों ने हमारा मतलब जो है जो अपने आप को गूगलर्स कहलाते हैं वो हमारे लिए सब कुछ हैं। अब इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए बस। गूगल मतलब कहने का ये है कि गूगल जो है कैसे जो रिवार्ड प्रोग्राम है वो कैसे चलाता है, टोटल रिवार्ड प्रोग्राम को लेकर के गूगल की क्या फिलॉसफी है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम एक केस स्टडी टाइप कर लीजिए कर रहे हैं। गूगल इज ऑर्गेनाइज अराउंड द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड लेवरेज विद टैलेंट ऑफ एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजिस्ट एंड बिजनेस पीपल। तो गूगल में जो है अच्छे टैलेंट वाले जो लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी में जो अच्छे लोग होते हैं, बिजनेस में अच्छे लोग होते हैं, उनको जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। और यही गूगल की जो फिलॉसफी है, इसी की वजह से वी हैव डिजाइन, इन्होंने गूगल ने डिजाइन किया हुआ है कंपनसेशन प्रोग्राम। कंपनसेशन का मतलब आप समझ गए, जो सैलरी वगैरह मिलती है, टू सपोर्ट 3 मेन गोल्स। अब यहाँ पर गूगल के 3 उद्देश्य हैं। जो कंपनसेशन प्रोग्राम है उसमें 3 उद्देश्य रहते हैं। अट्रैक्ट एंड रिटेन द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट। एक तो ये पहला चाहते हैं
कि दुनिया के सबसे बेस्ट टैलेंट जो है उनको अट्रैक्ट किया जाए, यानी वो गूगल को ज्वाइन करे और उनको होल्ड करके रखा जाए, रिटेन किया जाए। सपोर्ट्स गूगल कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस, गूगल का जो कल्चर है उसमें इनोवेशन और परफॉर्मेंस को ध्यान दिया जाता है। इनोवेशन, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लोग, तो उस कल्चर को भी वो एम्प्लॉय मेंटेन करके रखे। अलाइन एम्प्लॉयज एंड स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट, और साथ ही साथ में हम एम्प्लॉय और जो हमारे कंपनी के जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन दोनों के इंटरेस्ट को भी हम आपस में सिंक करने की कोशिश करते हैं। ये गूगल के जो है मतलब कंपनसेशन प्रोग्राम के 3 गोल्स हैं। अब फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे बहुत रेयर होगा कि ये पूछा जाए कि गूगल के 3 जो एम हैं, मतलब गोल जो है कंपनसेशन प्रोग्राम के कौन से हैं। इट इज़ वेरी रेयर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वो ये बन सकता है कि अगर जो है कोई रिवार्ड प्रोग्राम बनाया जाएगा तो उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए। तो मतलब अगर आप गूगल की बात ना करें तो यहाँ पर ऐसे भी ध्यान रखिए कि वो दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिवार्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए। इनोवेशन और परफॉर्मेंस का कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एम्प्लॉई और उसके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए रिवार्ड प्रोग्राम बनाते समय। तो इस तरीके से घुमा करके आपको मतलब राउंड अबाउट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी पे गूगलर्स कंपेटिटिवली कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज दे माइट हैव इन मार्केट। अब साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम जो गूगल में लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा पे करते हैं जो उनको मार्केट में मिलता। मार्केट में अगर उन्हें 10 लाख साल का मिलता है तो हम उन्हें 20 लाख रुपए साल का पैकेज देते हैं फ्रेंड्स। ओके, वी आल्सो ऑफर कंपटेटिव बेनिफिट दैट हेल्प गूगलर्स एंड देयर फैमिली टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। इसके अलावा और भी बेनिफिट देते हैं जिससे गूगल में जो व्यक्ति काम करता है उसकी फैमिली खुश रहे और स्वस्थ रहे। ओके, एंड प्रोवाइड यूनिक पर्क्स, और साथ ही साथ में कुछ एडिशनल पर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं दैट मेक लाइफ एंड वर्क मोर कन्वीनियंट, जो कि लोगों की ज़िंदगी को, उनके काम को और कन्वीनियंट, डिजाइन कंपेलिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको। ये हमारा मिशन होता है। एंड क्रिएट फन एंड एनर्जाइजिंग वर्क इन्वायरमेंट, साथ ही साथ में हम ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बनाते हैं जो कि फन होता है और साथ में एनर्जी से भरा हुआ वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी गूगल की अपनी जो है रिवार्ड प्रोग्राम है। मतलब अब अच्छा, अगर आपको फन वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे गूगल वगैरह में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको हमेशा फॉर्मल ही पहन के जाना होता है। आप कैजुअल वियर भी पहन करके वहाँ पर जा सकते हैं। ओके, स्लीपर पहन करके भी इवन जा सकते हैं। दे हैव नो इशूज विद दैट, बस आपका दिमाग अच्छा काम करना चाहिए, कहीं भी बैठिए, कहीं से भी काम करिए, दे हैव नो इशूज अबाउट दैट। ठीक है, जो इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं फ्रेंड, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी फैसिलिटी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ना के बराबर हैं। वी हैव अ डीपली रूटेड बिलीव इन पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, तो गूगल क्या विश्वास करता है कि हम लोगों को परफॉर्मेंस के लिए पे करने में विश्वास रखते हैं। ओके, अब मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ऐसे हल्का से देख लीजिए, अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमारे जो एम्प्लॉय है जो अपने आप को गूगलर कहलाते हैं, वही बैंक, पहली बात तो गूगल के लिए सब कुछ होते हैं। ओके, हम दुनिया भर से जो टैलेंटेड लोग हैं, एक्सेप्शनली जो है जो टेक्नोलॉजी में या बिजनेस पीपल हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं और अपने साथ जोड़ करके रखते हैं। हमारी जो ये फिलॉसफी होती है अच्छे अच्छे लोगों को हायर करने की, उसके लिए हमारे जो कंपनसेशन प्रोग्राम बनाते हैं, जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, वो 3 गोल को मतलब जो है फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। दुनिया के जो बेस्ट टैलेंट है उनको अट्रैक्ट करिए, गूगल का जो कल्चर है इनोवेशन और परफॉर्मेंस का, उसको ये लोग सपोर्ट करें, और साथ ही साथ में एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर दोनों के इंटरेस्ट मेंटेन होने चाहिए। साथ ही साथ गूगलर को मार्केट में जो सैलरी मिलती है, जो कंपनसेशन मिलता है, उससे ज़्यादा पेमेंट की जाती है। साथ ही साथ में सिर्फ एम्प्लॉय का ही नहीं ख्याल रखा जाता, उनकी फैमिली का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि वो भी, हमारा जो गूगल का एम्प्लॉय है वो भी हेल्दी रहे, वो भी हैप्पी रहे, उसकी फैमिली भी हैप्पी रहे। ये सारे काम जो है गूगल में किए जाते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से पे किया जाता है। हम इसमें डीपली बिलीव करते हैं, ऐसा गूगल का रिवार्ड प्रोग्राम कहता है। अब यहाँ पर हम दूसरी एक कंपनी लेंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे रिवार्ड फिलॉसफी किसकी, होल फूड्स मार्केट नाम की एक संस्था है, उसके बारे में देखेंगे वो क्या मतलब रिवार्ड फैसिलिटी, मतलब रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं, या उनका रिवार्ड प्रोग्राम कैसे काम करता है। ओके, तो अगेन इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आवर कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम रिफ्लेक्ट आवर फिलॉसफी ऑफ इगल्टरिज्म। इगल्टरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड ऐसा नियम कि हर व्यक्ति बराबर है और हर किसी को समान अधिकार है, समान अवसर मिलने चाहिए, इसे बोलते हैं इगल्टरिज्म। ओके, तो हमारा जो कंपनसेशन या बेनिफिट प्रोग्राम है वो हमारी फिलॉसफी दिखाता है कि हर व्यक्ति को समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान पे मिलना चाहिए। While the programs and individual pay level will always reflect differences in job responsibilities,
geographies and marketplace consideration, the overall structure of compensation and benefit program should be broadly similar across the organization. अब ये कह रहे हैं कि भले ही अब आप ये कह रहे हैं कि सबको एक जैसी सैलरी, ऑल पीपल आर इक्वल राइट्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअल के पे में आप देखोगे तो वहाँ डिफरेंसेस आएंगे। उसके पीछे कारण क्या है? जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की अलग अलग है, अलग अलग जियोग्राफी में काम कर रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका में काम कर रहा है, कोई इंडिया में काम कर रहा है, कोई फ्रांस में काम कर रहा है, तो वो जियोग्राफी भी मायने रखती हैं। मार्केट कंसिडरेशन, कौन सी एरिया की मार्केट कैसी अच्छी चल रही है, ख़राब चल रही है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं इंडिविजुअल पे में। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप सैलरी का स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रेंड्स, कंपनसेशन का, बेनिफिट का, तो वो ब्रॉडली सिमिलर होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम एक जैसा जो है पेमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। येट अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंपनसेशन प्रोग्राम including our executive compensation program is to attract and retain over long term qualified energetic team member who are enthusiastic about our mission and culture, providing them with sufficient income and other benefit to keep the focus on company as their employer. तो यहाँ पर जो इनका ऑब्जेक्टिव है, किस कंपनी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हम होल फूड्स मार्केट की बात करें तो होल फूड्स मार्केट क्या करती है? हमारा जो कंपनसेशन, इनका जो कंपनसेशन प्रोग्राम है होल फूड्स मार्केट का, वो इस कंपनसेशन प्रोग्राम है या इनका जो विशेष एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं उनके लिए जो कंपनसेशन प्रोग्राम है, उसका टारगेट क्या होता है? नए नए लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना, जो हमारे खुद के लोग हैं उनको रिटेन करके रखना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड हैं, एनर्जेटिक टीम मेंबर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से मतलब उत्साहित हैं हमारे मिशन और कल्चर के लिए। जो भी हमारी कंपनी का मिशन और कल्चर है उसके लिए ये पूरी तरह से उत्साहित हैं। एंड प्रोवाइड देम सफिशिएंट इनकम, अब उनको अगर रिटेन करके रखना है तो पर्याप्त तनख्वाह देते हैं, हम उनको इनकम देते हैं, और अदर बेनिफिट भी जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमारी कंपनी के लिए फोकस रह करके काम को कर सकें। अब फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंपनसेशन प्रोग्राम इज टू रिवार्ड ईच ऑफ आवर टीम मेंबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। जो भी व्यक्ति जो है हर एक टीम मेंबर को जितना भी वो हमारी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उसको कंपनसेशन दिया जाता है। फाइनली वी इंडेवर टू इंश्योर दैट आवर कंपनसेशन प्रोग्राम आर परसीव्ड एज फंडामेंटली फेयर फॉर ऑल स्टेक होल्डर, और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारा कंपनसेशन प्रोग्राम है वो सबके लिए फेयर है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ में गलत हो रहा है या सही हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कोई खास काम की बात है नहीं इसमें। तीसरा उठाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरी कंपनी उठाएंगे और ये देखेंगे हम जो है रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर हम ताज होटल के रिवार्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ एम्प्लॉय रिकग्निशन किया जाता है और 5 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ताज होटल रिसोर्ट की, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे ये अपने एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं। ओके, तो ताज होटल रिसोर्ट पैलेसेस है ना, जो ताज होटल हैं मशहूर हैं हमारे देश में। ताज होटल काफ़ी ज़्यादा मतलब लग्जरी होटलों में से एक माने जाते हैं। ताज होटल रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑपरेट 93 लग्जरी होटल्स अक्रॉस इंडिया, मतलब 93 जो है होटल इनके हमारे देश में हैं और 16 होटल जो हैं इनके विदेशों में अलग अलग कंट्रीज में हैं। ओके, और 13,000 एम्प्लॉय जो है ताज होटल में काम करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसकी वजह से अब यहाँ पर क्या होता है, पहला जो 5 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, उनमें से पहला पॉइंट है ताज ग्रुप क्रिएटेड ए स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम, जिसे स्टार कहा गया। ओके, तो ताज ग्रुप में एक स्टार प्रोग्राम बनाया गया, स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम जिसे कहा गया, दैट लिंक्स कस्टमर डिलाइट टू एम्प्लॉय रिवार्ड्स। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर कस्टमर का अच्छा फीडबैक है तो उसकी वजह से एम्प्लॉय को रिवार्ड किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं, स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, मे बी कि आपसे पूछा जा सके। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइंड मस्ट कम फ्रॉम इमीडिएट सुपरवाइजर हु आर सेंट्रल इन डिटरमाइनिंग हाउ एम्प्लॉय फील अबाउट कंपनी। तो अगर मतलब कोई भी जो है कस्टमर अगर अप्रिसिएट करता है किसी एम्प्लॉय को, ओके, तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जो है मतलब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपने उस एम्प्लॉय को, ठीक है। और साथ ही साथ में जो ये इमीडिएट इनके सुपरवाइजर होते हैं वो जानते हैं कि मतलब उनके एम्प्लॉय कैसा फील करते हैं कंपनी के बारे में। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर किसी एम्प्लॉय को जो है स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम का पार्ट होना है तो उसका जो सुपरवाइजर है वही उसको रिकमेंड करता है। एम्प्लॉयज एक्यूमुलेट पॉइंट्स थ्रू आउट द ईयर इन 3 डोमेन्स। जो एम्प्लॉय हैं ताज होटल के, वो क्या करते हैं, पॉइंट्स इकट्ठा करते रहते हैं और जो पॉइंट्स मिलते हैं 3 डोमेन में मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम गेस्ट, गेस्ट ने जो उनकी तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कलीग, जो उनके साथ में काम करने वालों ने तारीफ की, एंड देयर ओन सजेशन, और साथ ही साथ में
जो वो एम्प्लॉई है वो भी अपना सजेशन ताज होटल को देता है। अगर वो सजेशन अच्छा लगता है तो उसके लिए भी जो है पॉइंट मिलता है। ओके, और ये सारे पॉइंट इकट्ठा होते रहते हैं। क्रूशियली एट द एंड ऑफ ईच डे अ स्टार्स कमेटी रिव्यू ऑल द नॉमिनेशन एंड सजेशन। ओके, और हर दिन के अंत में स्टार्स कमेटी होती है, स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम है ना, यह है स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम। जो कमेटी होती है, स्टार्स की कमेटी होती है, वो हर दिन के अंत में एक मीटिंग बुलाई जाती है और जितने भी नॉमिनेशन आए होते हैं कि इस एम्प्लॉय को जो है स्टार बनाया जाए या फिर जिसको भी, उस पर रिव्यू करते हैं और विचार करके किसी न किसी एक को स्टार्स अवार्ड दिया जाता है एक तरीके से। द टाइमिंग ऑफ रिकग्निशन इज यूजुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन अवार्ड इटसेल्फ। और जो एम्प्लॉय को जो चुना जाता है उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अवार्ड से भी ज़्यादा मायने उस व्यक्ति को, मतलब स्टार जब घोषित किया जाता है वो टाइमिंग ज़्यादा मायने रखती है। अब यहाँ पर हर दिन में भी, और जो यहाँ पर पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे साल के बाद में भी ये कमेटी जो है लोगों को रेकमेंड करती रहती है। तो मतलब इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अपने एम्प्लॉय को ताज होटल कैसे जो है मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करा है, उसके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आया हुआ है। 13,000 उनके एम्प्लॉय हैं, 93 होटल्स इंडिया में हैं, 16 होटल्स पूरे और दुनिया में, अमेरिका, फ्रांस, जापान जहाँ भी उन्होंने खोले हुए हैं, 16 अदर प्लेसेस पर हैं। ओके, और 13,000 एम्प्लॉय हैं। उन एम्प्लॉयज़ में से जो है इन्होंने एक विशेष प्रोग्राम बना रखा है जिसको बोलते हैं स्पेशल थैंक्स एंड रिकग्निशन सिस्टम। ओके, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है वो आपके सुपरवाइजर द्वारा दिया जाता है कि एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है कंपनी के बारे में। एम्प्लॉय जो होते हैं वो पॉइंट्स इकट्ठा करते रहते हैं 3 डोमेन में। गेस्ट से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला उसका पॉइंट मिलता है, कलीग ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया, क्या तारीफ़ की, उसका पॉइंट मिलता है, और उन्होंने जो सजेशन किया है सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए उसको भी जो है पॉइंट दिया जाता है। और हर दिन के अंत में स्टार्स जो कमेटी होती है वो सारे जो है नॉमिनेशन और सजेशन को रिव्यू करती है, और जो मतलब उनमें से बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको स्टार अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि रिकग्निशन की जो टाइमिंग होती है वो रिवार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 3 हमने केस स्टडीज़ पढ़ी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिएगा कि हम कंपनसेशन से, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर बात क्या हो रही है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया जाए, उसको रिवार्ड कैसे किया जाए। अब यहाँ पर देखिए टाटा ग्रुप जो कर रहा है वो किसी को नगद नहीं दे रहा है, किसी को कैश में इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, उसको बस एक स्टार परफॉर्मर का अवार्ड टाइप का दिया जा रहा है, पर वो भी उसे मोटिवेट करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है वफादार लॉयल रहने के लिए मजबूती देता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द कंपनसेशन मीन्स। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कंपनसेशन होता क्या है। अभी तक हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं ना, कंपनसेशन मतलब सैलरी, तो अब डेफिनेशन देख लीजिए कंपनसेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज मनी आर रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन मतलब होता है फ्रेंड मेहनताना, परिश्रमिक बोलते हैं हिंदी में। रिसीव्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क प्लस द काइंड्स ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाई ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनसेशन क्या होता है, पैसा, मनी, या जो भी आपको पारिश्रमिक या मेहनताना मिला हुआ है, रिसीव्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, अपने काम के बदले में जो आपको मेहनताना या पैसा मिला, प्लस और भी जो बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, उसी को मिला करके ही फ्रेंड्स कंपनसेशन कहते हैं। इफ दीज बेनिफिट्स आर क्वांटिफिएबल इन टर्म्स ऑफ मनी दे गेट एडेड, कंपनसेशन इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब ये कह रहे हैं कि जो आपको अदर कंपनसेशन दिया जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, ओके, जो ये अदर बेनिफिट दिए जा रहे हैं, आपको सैलरी तो दी ही जा रही है, उसके अलावा अदर बेनिफिट हैं। जैसे अगर आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहा गया तो वो तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर ये कहा गया जो भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा उसको हम 3,000 रुपये और देंगे, तो आपने क्वांटिटी कर दिया। वही कह रहे हैं कि अगर वो बेनिफिट को क्वांटिफिएबल हो, उसको क्वांटिटी में बदला जा सके, मनी के टर्म में अगर एक्सप्रेस किया जा सके, तो जो आपकी सैलरी अगर 70,000 रुपये थी तो उसमें 3,000 रुपये और जुड़ जाते हैं, दे गेट एडेड अप। ओके, उन्हें ऐड कर दिया जाता है। और कंपनसेशन को नॉर्मली हम जो है किसमें, मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कंपनसेशन क्या होता है, नाउ इट इज क्लियर टू यू। मनी या फिर रेनोमरेशन, जो भी आपको काम करने के बदले में जो भी पैसा मिलता है उसे कंपनसेशन कहते हैं, और उसमें शामिल होता है जो अदर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं, वो भी जो आपको सैलरी मिलती है उसके अलावा जो भी बेनिफिट आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैंक द्वारा दिया जाता है, वो सारा मिला करके ही फ्रेंड कंपनसेशन कहलाता है। अगर कंपनसेशन को हम क्वांटिटी में बदल सके, मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो उसको सैलरी में जोड़ दिया जाता है, और कंपनसेशन को नॉर्मली जो है मनी के टर्म में ही लिखा जाता है। यानी अगर मैं कहूँ आपके बैंक में सैलरी 60,000 रुपये है, प्लस अदर बेनिफिट मान लीजिए आपको महीने के 2,000 रुपये मिलते हैं,
तो कुल मिलाकर के आपको जो बैंक कंपनसेशन दे रहा है 62,000 रुपये का कंपनसेशन पर मंथ दे रहा है, सैलरी वो जो कुछ भी है ना, ठीक है। इट वुड दस इंक्लूड, अब जो कंपनसेशन है उसमें आपके वेजेज या सैलरी आ जाएगी, आपको जो बोनस मिला, जो आपको कैश अलाउंसेस मिलते हैं, इसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो रिटायरमेंट फंड में होता है, एनपीएस है ना, नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह हो गया, ये सारी प्रोविजंस ऑफ अकोमोडेशन, कहीं अगर रहने के लिए जो पैसा मिला, ये सारी चीज़ें मिला करके बनती हैं किसका, कंपनसेशन का पार्ट। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये सारे कंपोनेंट मिला करके आपके कंपनसेशन का पार्ट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, क्या वो आपके कंपनसेशन का पार्ट है? रिटायरमेंट फंड या एनपीएस के लिए जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं आपके एम्प्लॉयर, वो क्या कंपनसेशन का पार्ट है? तो यस, ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी, आपकी जो मजदूरी मिलती है, वेजेज मिलते हैं, जो आपको बोनस मिलता है, जो कैश मिलता है आपको अलाउंसेस के तौर पर, या इसके अलावा जो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारा मिलता है, वो सभी के सभी जो है आपके पार्ट होते हैं कंपनसेशन का। ओके, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। द जॉब्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो आपकी जॉब होती है फ्रेंड्स वो 4 ग्रुप में बांटी जाती हैं, एंड कंपनसेशन फॉर देम आर कॉमनली रेफर टू एज शोन बिलो। और जो 4 ग्रुप में आपने जॉब को बांटा है और उनके लिए जो आपको कंपनसेशन मिलता है, उनके अलग अलग नाम हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चाहे ट्रू फॉल्स में पूछ लें, चाहे जैसे मैनेजरियल रैंक की जो जॉब होती है उसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट होता है फ्रेंड्स, उनको जो कंपनसेशन मिलता है उसे रेनोमरेशन कहते हैं, मेहनताना। सुपरवाइजरी रैंक की जो जॉब होती है उसमें सैलरी मिलती है। क्लर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक की जो जॉब होती है उसमें सैलरी मिलती है। अनस्किल्ड यानी जो लेबर वगैरह होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं, उनको जो मिलता है उसे वेजेज कहते हैं। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन भी मतलब भर के इसमें बनते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। मतलब अगर ऐसे ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो ये है सारे कंपनसेशन ही। तो अगर कहा जाए रेन्यूमरेशन, सैलरी, वेजेज, ये सभी रेन्यूमरेशन हैं, तो यस ब्रॉडर सेंस में ये हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती हैं उसमें रेन्यूमरेशन मिलता है व्यक्ति को, नहीं। अगर सुपरवाइजरी जॉब जो है सुपरवाइजरी कैटेगरी की है तो जो 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 रेन्यूमरेशन मिलता है वह है, जो उसे कंपनसेशन मिलता है फ्रेंड्स उसे हम सैलरी कहेंगे, रेन्यूमरेशन नहीं कहेंगे, वेजेज नहीं कहेंगे। एक लेबर किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो अनस्किल्ड है, उसको जो कंपनसेशन या सैलरी मिली उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे वेजेज कहेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एक टॉप मैनेजमेंट के अथॉरिटी हैं और उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है, वी विल कॉल दैट रेन्यूमरेशन। तो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रू फॉल्स के रूप में बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो जॉब्स होती हैं फ्रेंड्स उनको ब्रॉडली हम 4 ग्रुप में बांटते हैं, मैनेजरियल जॉब, सुपरवाइजरी जॉब, क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। उसके बाद में जो बचते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, है ना, ये सारे जो है इनको वेज मिलता है। क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में सैलरी मिलती है, सुपरवाइजरी पोस्ट पर सैलरी मिलती है, मैनेजरियल में रेन्यूमरेशन मिलता है। ओके, तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, मुझे लगता है। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में हमने बात करनी है, कंपनसेशन कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले समझा कि कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन पैसा हो, मनी होता है या मेहनताना होता है जो आपको काम के बदले में मिलता है, और साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं वो भी कंपनसेशन का ही पार्ट होते हैं। हम जो बेनिफिट होते हैं अगर उनको क्वांटिटी में बदल सकें तो उन्हें मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आपको कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए, तो वो भी आपका मनी के टर्म में एक्सप्रेस होता है। कंपनसेशन को नॉर्मली टर्म्स ऑफ मनी में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 62,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये उसका कंपनसेशन है, ओवरऑल कितना पैसा वो अपने बैंक से, अपने ऑर्गेनाइजेशन पा रहा है, वही होता है उसका कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वेज, सैलरी, बोनस, कैश अलाउंसेस, बेनिफिट जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी फ्रेंड देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जो है कंपनसेशन का ही पार्ट हैं। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है आपके एनपीएस फंड में, वो भी जो आपको रहने के लिए, होटल में रुकने के लिए, आपके ट्रेवलिंग के लिए जो भी पैसा मिलता है वो सब आपके जो है कंपनसेशन का ही पार्ट होता है। उसके बाद में फिर हमने देखा कि जो जॉब होती है फ्रेंड्स उसको ब्रॉडली जो है 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है, और हर एक के लिए जो कंपनसेशन मिलता है उसका एक अलग नाम है। जॉब 4 टाइप की कौन सी? मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके बाद में फिर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। ध्यान रखिएगा, स्किल्ड की जितनी भी बातें हैं उनको सबको क्या मिलता है? हमेशा वेजेज मिलता है, चाहे वो किसी भी स्किल का हो।
अनस्किल्ड है, कोई स्किल नहीं है, आधी स्किल है, फुल स्किल है, बहुत ज़्यादा स्किल है, ऑल केसेस ही विल गेट और सी विल गेट वेजेज, मजदूरी मिलेगी उसको, ठीक है। उसी जगह पे सुपरवाइजरी जॉब है आपकी या क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो आपको सैलरी मिलती है। और अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पर हैं, चाहे जूनियर मैनेजमेंट, चाहे मिडिल मैनेजमेंट, चाहे टॉप मैनेजमेंट में जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको रेनोमरेशन कहलाती है। जो आपको कंपनसेशन मिलता है उसे हम रेनोमरेशन कहते हैं। द वर्ड रेनोमरेशन, सैलरी एंड वेजेज आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनसेशन। अब ये कह रहे हैं कि जो वर्ड है रेनोमरेशन भी कभी कह दोगे आप, कभी सैलरी बोल दोगे, कभी वेजेज कह दोगे, ऐसे हम वर्ड यूज करते रहते हैं और ये सभी जो है कंपनसेशन का ही एक पार्ट होते हैं। ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रेनोमरेशन एकदम अलग है, सैलरी अलग है। जब तक विशेष तौर पर बात ना की जाए तब तक हम बोल सकते हैं कि मुझे जो बैंक से सैलरी मिलती है महीने की उसे मैं रेनोमरेशन भी कह सकता हूँ, या जो मुझे बैंक से सैलरी मिलती है उसे मैं वेजेज भी कह सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। द कंपनसेशन कैन आल्सो बी ग्रुप्ड बाई मेथड ऑफ पेमेंट। जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो किस मेथड से आपको पेमेंट होती है उसके हिसाब से भी उसकी ग्रुपिंग की जा सकती है। आपको कैश दिया जा रहा है, आपको चेक दिया जा रहा है, या आपको एक अवार्ड केवल बना करके दिया जा रहा है, उन पेमेंट के मेथड के हिसाब से कंपनसेशन को आप ग्रुप कर सकते हैं। कंपनसेशन कुड बी पेएबल टू एन इंडिविजुअल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू अ टीम आर ग्रुप फॉर सर्टेन मेजरेबल रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन फिक्स्ड कंपोनेंट एवरी मंथ and a variable portion related directly to the performance of individual or the team। तो जो कंपनसेशन मिलता है फ्रेंड्स, कंपनसेशन मतलब अब आप समझ गए होंगे, जो सैलरी मिलती है वो उसके योगदान के लिए दी जाती है, हर एक इंडिविजुअल के योगदान के लिए, चाहे वो एज ए टीम काम करे, चाहे ग्रुप में काम करे, चाहे जिस भी तरीके से वो काम करेगा तो उसके काम के बदले में उसको सैलरी दी जाती है। और जो उसको कंपनसेशन या सैलरी दी जाती है, वेजेज रेन्यूमरेशन जो भी दिया जाता है फ्रेंड, उसके कुछ फिक्स कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कहने मतलब जैसे सैलरी जो होती है फ्रेंड, मान लीजिए अगर आपको 60,000 रुपये मिलता है तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जहां पर इसमें से 40,000 रुपये फिक्स होता है, यानी आपको 40,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। बाकी का जो 20,000 रुपये है वो वेरिएबल पे है, जैसे परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी, जैसी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी उसी हिसाब से ये 20,000 रुपये का आपको मिलना है। यानी अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको 60,000 रुपये भी मिल सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो 40 तो आपको मिलना ही है, हो सकता है इस 20 में से केवल 10 ही मिले तो आपको केवल 50,000 रुपये ही मिले फ्रेंड्स। ओके, तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि मतलब फिक्स्ड कंपोनेंट इज आल्सो देयर एंड वेरिएबल पोर्शन इज आल्सो देयर। और वो जो वेरिएबल पोर्शन होता है वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिसाइड किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी पर ही हमारा फ्रेंड्स ये लेक्चर खत्म होता है। ये वाले के लिए मैं फिर से आपसे मतलब कहूँगा कि इसको जरूर से जरूर ध्यान करके इस लेक्चर में जो अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करने की ज़रूरत है तो वो ये चीज़ है, जो जॉब होती है उनको 4 ग्रुप में बांटिए। मैनेजरियल जो रैंक है, टॉप, मिडिल और जूनियर, उसमें रेन्यूमरेशन मिलता है। सुपरवाइजरी जो है उसमें सैलरी मिलती है। क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव में सैलरी मिलती है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड दे ऑल गेट वेजेज फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसमें बहुत ज़्यादा काम का नहीं है फ्रेंड। देखिए शुरुआत में ये जो 2 पेजेस हैं ये आपके काम के हैं यहाँ तक। उसके बाद में जो हमने ये 3 कंपनी की बात की है, अगर आप इसको जो है मतलब इग्नोर भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, दूसरी बार जब आप पढ़ें तो इसको आप इग्नोर भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर एक ये मैं स्टार्स प्रोग्राम की बात जरूर करूँगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में फिर सीधे आप यहाँ पर आ जाइए, मतलब इस लेक्चर को जब अगली बार दोबारा आप देखेंगे तो यहाँ से सीधे शुरू करिएगा, टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, और ये बस 2 पेजेस। तो कहने मतलब शुरू के 2 पेज और लास्ट के 2 पेज, 4 पेजेस बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए। बाकी के पेजेस अगर आप अगली बार पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कर रहे हैं तो इग्नोर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम में आप जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।